हाँ, तो कैसे है बच्चा सब? तो ये है लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग देखेंगे 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 2026 का। लेक्चर नंबर 8 तक आप लोग देख चुके हैं 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का। अब 28 जनवरी मॉर्निंग और 28 जनवरी इवनिंग बचा हुआ है। ये 10 पेपर अगर फिजिक्स का लगा लिया तो अप्रैल शिफ्ट में 80+ मार्क्स लाने से अकेला फिजिक्स में कोई नहीं रोक सकता है। तो बकवास कम करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, ठीक है, रीड कर लेना पॉज करके। क्या कह रहा है कि दो डिस्क है, दोनों का रेडियस दे रखा है लेकिन सेंटीमीटर में दे रखा है, पूरा सेंटीमीटर में दे रखा है। रॉड दोनों के बीच की दूरी दे रखा है, ये रॉड से ज्वाइंट है, रॉड ये एक्सेस दे रखा है, इसके अबाउट घुमाया जा रहा है, ठीक है। जितने अल्फा से घूम रहा है वो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। मास भी दे रखा है डिस्क का, रॉड का, दोनों बराबर है 600 ग्राम। टॉर्क दे रखा है डाइन में सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर में दे रखा है। मतलब इसमें हमसे दो चीज करना चाह रहा है, कैलकुलेशन भी ज्यादा दे रहा है और कैलकुलेशन ही ज्यादा है। बाकी तो बेसिक टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगेगा। टॉर्क है, अल्फा निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और आई अल्फा लगाएंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन भी सिखाना चाह रहा है, क्या आता है कि नहीं आता है बच्चे को, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। तो इसको स्किप करके दूसरा क्वेश्चन भी अगर बनाते तो उसमें ज्यादा स्कोर कर पाते। इसमें क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन कम कर करके ट्राई करें कि सॉल्व कैसे कर पाते हैं। बाकी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगेगा, सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा है। मास जो है ना वो 6 सपोज एसआई में ले लेते हैं, 600 ग्राम है, मतलब हम बोल सकते हैं 6/10 kg, किलोग्राम। बाकी सारा यूनिट्स यहां इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टॉर्क को, टाउ। अब याद रहना चाहिए भाई, टॉर्क जो ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो 10⁵ डाइन इज इक्वल टू 43 न्यूटन। 43 इंटू 10⁵ डाइन तो 43 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब 1/100 मीटर। तो अब मेरा फोर्स ने टॉर्क है, टॉर्क की जो वैल्यू आ गई वो 43/100 न्यूटन मीटर आ गई। ये आ गया मेरा एसआई में। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं और आई अल्फा करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि अगर ये डिस्क की बात की जाए तो इस डिस्क को पहले हम आपको दिखला देते हैं। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट होता है, इस एक्स परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr²/2, mr²/2। इसके अबाउट क्या हो जाता है mr²/4। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लेते हैं तो mr²/4। अब इसके अबाउट मतलब डिस्क को ऐसा नहीं बनाते हैं, ऐसा बना लेते हैं। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है mr²/4। अगर ये दूरी d है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr²/4 प्लस md²। कैसे आया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके। अब वही हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला इसको मिटा दे रहे हैं, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और यूज करके सॉल्व करेंगे। इसका डिस्क का पहले, इसको डिस्क 1 पकड़ लेते हैं, इसको डिस्क 2 पकड़ लेते हैं और इसको रॉड R पकड़ लेते हैं। तो आई ऑफ डिस्क 1 ये क्या हो जाएगा mr²/4 प्लस md²। d क्या है इसके लिए? इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। क्यों उस एक्सिस के अबाउट निकालना है? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट अल्फा बोल रहा है, उसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क दिया हुआ है। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी एक्सिस के अबाउट अल्फा। तो m पता है 6/10, 6/10 हम कॉमन ले रहे हैं दोनों में से। r², r है 10 नहीं, 10 नहीं है, 1/10 है। 1/10 कहने का मतलब 1/100। r²/4 मतलब 1/4, mr²/4 प्लस md²। d कितना है 10, 1/10 मीटर मतलब 1/100 सेंटीमीटर, ये सॉरी 1/10 मीटर, तो d² करेंगे तो 1/100 आ जाएगा। बढ़िया 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 बढ़िया, सब कॉमन ले लेते हैं। मतलब आई ऑफ d1 जो होगा ना वो 6/100 अगर कॉमन ले लें तो 1 10 100,000 मतलब 6 × 10⁻³ कर देते हैं, और 4 और 1 5। अच्छा डायरेक्ट करें क्या, 6 × 5/4 × 10⁻³ हमको लगा समझ में आया होगा। यहां से 100 निकाल लिया, एलसीएम ले लिया, 4 1 5 तो हो गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15/2 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर, जो इसका एसआई यूनिट होता है। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क 2 निकाल लेते हैं, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि ऐड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, सबका निकाल लेंगे और सिंपल स्केलर एडिशन करेंगे। d2 का निकालने इस डिस्क का वही फॉर्मूला लगेगा, mr²/4, मास सेम है, रेडियस भी सेम है, इसको d1 कर देते हैं प्लस md²। m कॉमन ले लेते हैं तो 6/10
फिर आर स्क्वायर बाई 4 यही आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा 1/100 इंटू 1/4 प्लस एम डी स्क्वायर, डी की जगह 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब हो गया 2/10 मीटर। 2/10 मीटर कहने का मतलब हो गया 4/100 मीटर स्क्वायर। डी स्क्वायर करेंगे ना 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 कर दीजिएगा मीटर, 0 2/10 स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4/100। अब फिर से 100 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया 6/10 पे पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 चौके 16 1 17/4 17/4 2 3 6 2 2 4 17 51 51/2 इंटू 10 पे पावर -3 kg मीटर स्क्वायर। 7 21 3 3 2 5 सही किया, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब क्या बचा, रॉड बचा। लंबा कैलकुलेशन है, इसी क्वेश्चन में लंबा कैलकुलेशन, पहला ही क्वेश्चन मिल गया जिसमें लंबा कैलकुलेशन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का इसके अबाउट, मास दे रखा है रॉड का, लेंथ पता है 30 सेंटीमीटर, इसमें क्या लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। रॉड के मिडिल पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12, और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उसे कितना दूरी पर है, ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। कैसे पता चला, ये पूरा 30, ये 10, तो ये 5, मतलब इसमें लगना चाहिए ml²/12 प्लस m, इसको मान लेते हैं d3 का स्क्वायर, m कॉमन ले लेते हैं 6/10 ही है ना बॉस, हाँ 6/10, l स्क्वायर, l कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब 3/10 मीटर, 9/100 स्क्वायर कर दिया ना, ml²/12 1/12 प्लस md स्क्वायर, m तो कॉमन ले चुके हैं, d कितना 5 सेंटीमीटर, मतलब 5/100। 5/100 कहने का मतलब हो गया 25/100 इंटू 100, इसको काट देते हैं 4 बार में, 25 चौके 100, 10 पावर 3 निकाल लेते हैं, 3 3 9 और 3 चौके 12, बढ़िया। 6/10 पे पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4 1 हो जाएगा, ये 6 इंटू 10 पावर -3, 6 इंटू 10 पे पावर -3, वही kg मीटर स्क्वायर। ये 3 मिल गया अपने को क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी सिंपल ऐड होगा, 10 पर -3 सब में सेम है, -3 हम कॉमन रख देते हैं, 51 और 15 ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, 51 और 15 कितना हो जाएगा 50 10 60 66/2, मतलब आई नेट जो हो जाएगा वो 66/2 मतलब 33 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पे पावर -3, तो हो गया 39 इंटू 10 पे पावर -3, ये मेरा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कुछ नहीं करना है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ कितना 43/100, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 39 इंटू 10 पे पावर -3, मतलब ये हो गया 43, ये -3 ये हो जाएगा इंटू 10, मतलब 430 डिवाइडेड बाई 39। अब 430 को 39 से डिवाइड कर दें, 430 को 39 से डिवाइड कर दें, 39 1 जा 39, 40 43 40 39, अच्छा 1 जा 39, कटकुट 1 पॉइंट दे के 0, आंसर आ जाना चाहिए 11, 11 पॉइंट समथिंग है, 11.02 ऐसा समथिंग होगा, बट पॉइंट में नहीं दिया आंसर, आंसर 11 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 11 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन आसान था लेकिन लेंदी था, कैलकुलेशन था, बस कैलकुलेशन को हमने कोशिश किया कि कितना शॉर्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में बर्डन ज़्यादा रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा पैनिक मोड में हो जाए, तो इसको बाद के लिए रख सकते हैं, जो आसान क्वेश्चन मिले जो जल्दी हो सके उसको बनाने के बाद इसमें आकर के दोबारा बना सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लीजिए आप, पॉज करके रीड कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, कोई भी अगर वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दे, मैग्नेटिक फील्ड का दे या वेव का इक्वेशन दिया रहे, तो उससे हमको क्या मिल सकता है, हमको मिल सकता है स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम। कैसे मिलेगा, स्पीड ऑफ वेव होता है कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सब लोग जानते हैं, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ओमेगा बाई के ये होता है वेलोसिटी ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव, ओमेगा बाई के, जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी
कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब यहाँ जो स्पीड ऑफ वेव है वो अगर v से हम लिखें तो कोफिशिएंट ऑफ t है 2 इंटू 10 पे पावर 15 बाई कोफिशिएंट ऑफ x है 10 पे पावर 7। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जबकि हम दोनों का साइन देख करके बता सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगर दोनों का अपोजिट साइन है तो पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, दोनों का सेम साइन है तो नेगेटिव में। ये जानते हैं हम लोग। 10 पावर 7, 7 7 14, 8। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज 2 इंटू 10 पे पावर 8। वही कलम लिख दिया, हम हर बार ब्लैक यूज करते हैं ना। 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया, कोई नहीं चलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c बाई वी, ये तो क्लास 10 से जानते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 पावर 8। समझ में आ गया आंसर क्या है? 1.5। चेक कर ले 1.5 कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट। कितना आसान सवाल था। अगर पहले ही में स्टक करके रह जाओगे, पैनिक हो जाओगे, तो ये सब बनता ही नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। रीड कर लो आराम से, पॉज करके रीड कर लेना। देखो क्या कह रहा है। 3 वायर है, तीनों इनफाइनाइट वायर है। इसमें करंट बह रहा है 3, इसमें 1, इसमें 2 एम्पियर। इस वायर में जो क्यू वायर है, डिस्टेंस दे रखा है 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ, पैरेलल है। इसके 15 सेंटीमीटर पर कितना फोर्स लगेगा? कौन लगाएगा फोर्स? P और R। कितना फोर्स लगाएगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स का फॉर्मूला होता है F ऑन करंट कैरिंग वायर इज IL क्रॉस B। IL क्रॉस B। यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा। अब L तो पता है मेरे को 15 सेंटीमीटर, I भी पता है कितना 1 एम्पियर है, और L का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है। B निकालना पड़ेगा इस पूरे Q पर B कितना। ये इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी। म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? Place the thumb of your right hand in the direction of current. The direction of palm will give you the direction of magnetic field. अंदर अंदर आ रही बात समझ में? दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से और इसकी वजह से ऐड होगा। तो इसकी वजह से अगर हम बोले Vp, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P इज म्यू नॉट, I है 3 एम्पियर बाई 2 पाई और D है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3/100 सेंटीमीटर। ये वो हटाओ, ठीक है, 3 कट गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P है 100 म्यू नॉट बाई 2 पाई। Q की वजह से देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q क्या हो जाएगा? म्यू नॉट, I कितना है इसका 2 बाई 2 पाई, D कितना है 2 सेंटीमीटर। हाँ, तो कट रहा है, इंटू 100। बड़ा आसान है, ये हो गया 100 म्यू नॉट बाई 2 पाई। बहुत बढ़िया, दोनों का सेम आ गया। नहीं, दोनों का क्या आ गया? सेम। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। बी नेट कितना हो जाएगा? Bp प्लस PQ, मतलब 200 म्यू नॉट बाई 2 पाई। अब म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दे, 200 बाई 2 पाई। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। हमको नहीं लगता कि हम जल्दी करते होंगे, आपको समझ में आता होगा। ये 400 0 चला गया, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻5। ओ ये टेस्ला। ये क्या गया? मैग्नेटिक फील्ड। अब सिंपल फोर्स का फॉर्मूला। अब पहले दिखा रहे थे तेरे को, फोर्स लग किधर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया? अंदर, क्योंकि डायरेक्शन भी पूछ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया? अंदर। अब IL किधर होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। L है नीचे और B है अंदर। IL क्रॉस B, इधर लग रहा है फोर्स। लेफ्ट को मत मोड़ने लगना, राइट को मोड़ना। IL क्रॉस B, इधर मेरी तरफ मतलब मेरी तरफ कौन है? R है, टुवर्ड्स R। फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इधर है फोर्स का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? IL क्रॉस B। I है आपका इसमें 1 एम्पियर, L है कितने बोल रहा है? 15 सेंटीमीटर में, तो 15/100। B है 4 इंटू 10⁻⁻5, ये चला जाएगा -7। 15 चौके 60, 60 इंटू 10⁻⁷। बोल सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। किधर? टुवर्ड्स R। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट। कितना आसान था, नो कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का सवाल है, रीड कर लीजिए। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, चलो पॉज करके रीड कर लेना। 2 वायर्स दिया हुआ है, दोनों का लेंथ दिया हुआ है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, दोनों अलग अलग मटेरियल का है। लेकिन जब सेम फोर्स से दोनों को खींच रहे हैं या सेम वेट से अटैच कर दिए, सेम फोर्स लग रहा है,
तो जो एक्सटेंशन है दोनों में वो सेम है। तो यंग मॉडुलस का रेशियो दिया हुआ है x/3, x बोल रहा है अपने को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम यंग मॉडुलस समझे। यंग मॉडुलस होता क्या है? यंग मॉडुलस होता है सर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, तब तक जब तक मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो टूट ना जाए। हुक्स लॉ वैलिड है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। y क्या हो गया? स्ट्रेस हो जाएगा F/A, स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L, भाई L नीचे तो ऊपर चला जाएगा, L हो जाएगा। अब क्या क्या सेम है, क्या क्या सेम है? डेल्टा L जो है वो दोनों का सेम, डेल्टा L हटा दिया। अब निकालना क्या है? y निकालना है, और फोर्स भी दोनों में सेम है, फोर्स भी सेम, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू L/A, L/A। तो हम बोल सकते हैं YA बाई YB, YA बाई YB इज इक्वल टू LA बाई एरिया ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई LB बाई एरिया ऑफ B। बात समझ में आया? LA बाई एरिया ऑफ A, नीचे में क्या हो जाएगा? YB की जगह LB बाई एरिया ऑफ B, एरिया ऑफ B ऊपर चला गया। LA क्या है? अब इसमें गड़बड़ाना मत जाना, थोड़ा देर रुक करके पेशेंटली सॉल्व कर लेना इसको। LA क्या है? LA क्या है? 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही पुट कर देते हैं क्योंकि कट जाएगा बाकी, तो 6 सेंटीमीटर। LB क्या है? LB पुट कर देते हैं, LB 5.4 सेंटीमीटर, 5.4, पॉइंट हटा के 10 ऊपर कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई AB क्या है? 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 5, 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 5, दोनों का यूनिट सेम है ना, मीटर स्क्वायर। हाँ मीटर स्क्वायर। 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 ये है ए है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 5, 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 5, ये चला गया, ये पॉइंट हटाया इंटू 10, ये 0 0 चला गया, 6 9 54, 9 50 45, वाह, 5/3, YA बाई YB कंपेयर कर लो, x/3, YA बाई YB, x की वैल्यू क्या हो गई? 5। बस यहां पर हड़बड़ा मत जाना, यहां थोड़ा पेशेंटली वेट करके सॉल्व करना। +4 चाहिए कि -5 चाहिए? 5 कितना है? ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 मैग्नेटिक फील्ड का सवाल, रीड कर लो, पॉज करके रीड कर लेना। एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट बहता होगा, कोई करंट बहता होगा I, उसके सेंटर पर दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड 16 माइक्रो टेस्ला। बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहां पर? x बराबर √3r पर ऑन इट्स एक्सिस। तो ड्रॉ कर लेते हैं, ये है मेरा करंट कैरिंग लूप, ये सेंटर है, इससे r दूरी या x दूरी पर हम मान लेते हैं, यहां पर हमको बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये B1 दिया हुआ है, इसको B1 मान लेते हैं, ठीक है। तो B1 जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। B1 का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर μ0I/2r, अगर इसका रेडियस कितना है? r है तब, ठीक। डायरेक्शन में नहीं चाहिए अपने को, तो मैग्नीट्यूड ही सिर्फ चाहिए। वैसे डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होता है जिधर करंट जा रहा है, ऐसे कॉल द 4 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यू नो दैट। बढ़िया। यहां पर का फॉर्मूला क्या होता है? यहां का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू μ0I/2r² प्लस x² पर पावर 3/2। ये μ0I/2r अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 16 माइक्रो टेस्ला, 16 माइक्रो टेस्ला, माइक्रो टेस्ला में ही चाहिए, ठीक है। तो μ0I/2r² प्लस x², x कितना है भाई? √3r, तो 3r² पर पावर 3/2, ठीक है, बढ़िया। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये 4r², तो r² का r³, अच्छा लिख देते हैं पूरा, μ0I/r²/2, ये 4r², का पावर जो निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये r³ हो जाएगा, और ये 4 पे पावर 3/2, 4 पे पावर 3/2 मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, समझ रहे ना? 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 कट जाएगा, और 2 का क्यूब बच जाएगा, तो ये क्यूब कट गया, ये हो गया μ0I स्क्वायर कट गया, μ0I/2r मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, μ0I/2r कितना है? 16 माइक्रो टेस्ला, जो कि मैंने, तो 16 इंटू 1/8, 8 2 16, 2 माइक्रो टेस्ला। आंसर क्या होना चाहिए? 2, ऑप्शन नंबर 1, हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट। देखिए कितना आसान, आगे प्रोसीड कर रहे थे, कितना आसान क्वेश्चन मिल रहा है अपने। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लो, एक लाइन तो रीड कर लेना पॉज करके। ग्राफ ऑफ टेम्परेचर एंड हीट सप्लाइड एंड हीट सप्लाइड फॉर वाटर फ्रॉम
-20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। हम ग्राफ देखेंगे नहीं, अपने से ड्रॉ करेंगे। ठीक, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया है, हम भी वाई एक्सिस पे टेम्परेचर ले लेंगे, तो डिग्री सेल्सियस में है, और एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे, हीट ले लेंगे। ठीक, और स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, अच्छा ऊपर में 0 ले लिया, ऑरिजिन यहाँ ना लेकर के यहाँ ऑरिजिन ले लिया, यहाँ ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको ले लेते हैं -20 डिग्री सेल्सियस, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं जहां पर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो कि -20 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस लेकर के जाना है, तो पहले ये चीज समझना, -20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, आइस होगा, आइस से ये जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस, फिर जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, फिर जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, फिर जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, फिर जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम। अब देखो जहां जहां पर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, वहां हम लोग यूज करते हैं ms डेल्टा टी। पता नहीं यहां यूज होगा कि नहीं होगा, बट हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं ml। जहां टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है वहां पर फेज चेंज होता है, तो लैटेंट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन यूज होता है। यहां पर ms डेल्टा टी, यहां अगेन ml, फिर यहां ms डेल्टा टी। बढ़िया, अब देखते हैं यहां -20 डिग्री सेल्सियस से जब 0 डिग्री सेल्सियस लेकर के जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ा, यहां तक आ गया। अब यहां पर जब हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, यहां जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, आइस से वाटर में जाने में हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। हीट सप्लाई हो रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अब कितना हो रहा है वो बात की बात है, लेकिन हीट सप्लाई हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। फेज चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर नहीं चेंज करती। जो अमाउंट ऑफ हीट्स आप सप्लाई करते हैं वो जाता है बॉन्ड को तोड़ने में, ताकि वो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फेज चेंज हो जाए। अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में चला जाए, अगर लिक्विड है तो वो गैस में चला जाए। बढ़िया, फिर से टेम्परेचर चेंज हुआ, आप हीट दे रहे हैं तो हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज हुआ, कहां तक गया, 100 डिग्री सेल्सियस, यहां तक कर लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या हुआ, फिर फेज चेंज, आप हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बदला नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर आप हीट दे रहे हैं लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ होगा। अब ग्राफ हम एनालाइज कर ले, हड़बड़ा करके ग्राफ मारेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि पहला वाला ही ग्राफ मार दें, ऐसे ऐसे देखो ग्राफ को जब बढ़िया से एनालाइज करोगे तो दूसरा नंबर ग्राफ आपका करेक्ट है। पहले 0 तक गया, फिर 0 पे, फिर 100 तक गया। पहले वाले में क्या है कि 100 तक नहीं लेकर के जा रहा और कांस्टेंट कर दे रहा है, तो हीट सप्लाई कर रहा है और 100 से पहले ही वो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, टेम्परेचर तो चेंज करेगा ही। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या है, करेक्ट। यूज क्या करना था इसमें, लैटेंट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन। जब फेज चेंज होता है तो आप हीट सप्लाई करते जाओ, टेम्परेचर नहीं बदलता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब फेज चेंज नहीं करता तो आप हीट जो सप्लाई करते हैं वो जाता है टेम्परेचर को इंक्रीज कराने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है सेमीकंडक्टर का सवाल। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पॉज करके रीड कर लीजिएगा। 12 वोल्ट का बैटरी है, 0.3 किलो ओम रेजिस्टर से कनेक्टेड है। यहाँ 3 डायोड है, तीनों सिमिलर डायोड है, सिलिकॉन का डायोड है। 2 फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस। कौन रिवर्स बायस में है भाई, D2 वाला जो है मेरा रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। और फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है 0.7 वोल्ट, तो बोल रहा है करंट थ्रू D1 इन मिली एम्पियर पूछ रहा है। बढ़िया, ये अर्थिंग है तो ये 0 वोल्ट, ये हो गया 12 वोल्ट, ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0। कितना ड्रॉप दे रखा है 0.7, मतलब यहां जो होगा ड्रॉप वो 0.7 वोल्ट होगा, यहां भी 0.7 वोल्ट होगा, तभी तो ड्रॉप आपका 0.7 होगा सिलिकॉन दोनों जो फॉरवर्ड बायसिंग में उसके अक्रॉस। बढ़िया, तो इसके अक्रॉस जो करंट जाएगी उसको I मान लेते हैं, कैपिटल I। जो कैपिटल I की वैल्यू हो जाएगी V/R 12 माइनस 0.7 बाई 0.3 किलो ओम, मतलब 10⁻³ तो हो गया 13.3 बाई 0.3 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर पॉइंट हटा दिया हमने, नीचे का ही पॉइंट हटा दिया। अब ये करंट यहां से जा रहा, क्योंकि दोनों सिलिकॉन डायोड जो फॉरवर्ड बायसिंग में है वो सिमिलर है, तो जो इससे करंट जाएगा वही इससे करंट जाएगा। अगर इधर से I आ रहा है तो यहां से जाएगा I/2 और यहां से भी जाएगा I/2। मतलब जो अगर हम I थ्रू D1 की बात करें, स्मॉल I लिख देते हैं यार, तो स्मॉल I थ्रू D1 की बात करें तो वो हो जाएगा I/2 विच इज 133/6 मिली एम्पेयर। तो 6133 अरे गलती कर दी रे,
12 में से 0.7 गया तो 11.3 होगा ना, 11.3। तो हो जाएगा क्या, मतलब 113 113 डिवाइडेड बाई 6, तो 113 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 4 10 5 3 6 8 ज़ा 54, अप्रॉक्सीमेटली 18, गलती नहीं किया ना, 6 4 1 5 6 नमा 54 होता है, 9 अप्रॉक्सीमेटली 19 मिली एम्पेयर। तो आंसर क्या होना चाहिए, 19। चेक कर रहे थे, 19 नहीं दिया हुआ, 18.8, हाँ ठीक है, करेंगे तो वही आएगा, उसी के आसपास आएगा, 18.8 मिली एम्पेयर। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट। ठीक है, ये 12 में 0.7 घटाएंगे 113 आएगा ना, 133 थोड़े आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक बॉडी है मास m की, जो इस रेस्ट से रिलीज कर दिया गया, वो एक रेजिस्टिव फोर्स में गिर रहा है, फ्री फॉल में है, रेजिस्टिव फोर्स में -kV रेजिस्टिव फोर्स है। ग्राफ ऑफ वीटी फाइंड करना है। नॉर्मली जब आप स्ट्रोक्स लॉ पढ़े होंगे, 6 पाई ईटा आरवी और टर्मिनल वेलोसिटी पढ़े होंगे, तो आप इसका ग्राफ डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि आपको पता है ये जो रेजिस्टिव फोर्स है वो स्ट्रोक लॉ वाली फोर्स है, जहां की कांस्टेंट और वी, जहां हम जानते हैं 6 पाई ईटा आरवी। तो आपको ग्राफ याद रहना चाहिए, जो ग्राफ अपने को याद रहता है कि भाई वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर जाएगा कुछ देर के बाद क्या करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर जाएगा, और जो ग्राफ होगा उसका कुछ इस प्रकार का होगा। ये आपको याद होगा, ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन एक समय आएगा जब वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन अगर आप निकालना चाहें, आपको नहीं याद है ये, आप निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप कहीं पर भी पकड़ लीजिए इसको, किसी भी समय टी पर, तो उस समय इस पर जो फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है kv, माइनस kv नहीं, माइनस केवी, वी नीचे है तो माइनस केवी ऊपर हो गया, तो इसलिए केवी हमने लिख दिया, जब डायरेक्शन दे दिया है तो केवी ऊपर हो गया। बढ़िया। इस समय अगर हम एफ नेट की बात करें तो एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस केवी। एफ नेट किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस केवी। ए को लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, तो एम डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी माइनस के वी। अब इस एम जी माइनस के वी को यहां ले आते हैं और डी टी को इधर लेके चले जाते हैं, तो एम डी, हाँ एम बाहर आने देते हैं, कोई नहीं, एम उधर भेज देते हैं, डी वी बाई एम जी माइनस के इज इक्वल टू डी टी बाई एम। एम कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेट कर देते हैं। जब समय जीरो था तो स्पीड क्या था इसका, जीरो, क्योंकि रेस्ट से था, t इक्वल टू जीरो, यही सही सिनेरियो था। और जब समय t हो गया तो इसका स्पीड कितना हो गया, अभी हमने क्या माना है v, तो v हो गया। जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, अच्छा v छूट गया, एम जी माइनस के वी, क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/k ln एम जी माइनस के वी, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन है, जीरो से लेकर v तक, इज इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t बाई एम। अब देखिए बढ़िया से, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये क्या, ये पहले क्या हो जाएगा, पहला अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में ये जीरो, ये एम जी बच जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एल एन ए माइनस एल एन बी, तो एल एन ए बाई बी, एल एन एम जी माइनस के वी बाई एम जी इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू टी। ठीक, केवी को उधर, बाकी को इधर, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख रहे हैं, आप समझ जाओगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये लिख देते हैं पूरा, एम जी माइनस के वी इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू एम जी ई पर पावर माइनस के बाई एम इंटू टी। इसको इधर के वी को उधर ले जाते हैं, तो v इज इक्वल टू एम जी 1 माइनस ई पे पावर माइनस के टी बाई एम बाई के। ये आया मेरा स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। गौर से जब इस इक्वेशन को देखिए तो t इक्वल टू जीरो पर जैसे आप पुट कीजिएगा तो v का मान क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब ग्राफ यहां से शुरू होना चाहिए। जब t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कीजिएगा, बहुत बड़ा टाइम पुट कीजिएगा, तो ये पूरे की वैल्यू 1/e पे पावर इन्फिनिटी जीरो हो जाएगी और ये mg/k आ जाएगा। t इक्वल टू इन्फिनिटी पर v जो हो जाएगा वो mg/k, जो कि कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ग्राफ
कुछ इस प्रकार का जाएगा। और ऐसे भी आपको स्टोक्स लॉ से याद रहना चाहिए कि अगर किसी बॉडी पर रेजिस्टिव फोर्स, ऐसे रेजिस्टिव फोर्स केवी के ही प्रोपोर्शनल होता है माइनस केवी के, माइनस केवी है तो कुछ देर के बाद वो क्या कर लेता है, टर्मिनल वेलोसिटी को अटेंड कर लेता है, तो ग्राफ जाने के बाद वेलोसिटी टाइम पर ग्राफ v क्या हो जाना, कांस्टेंट हो जाना। हम अगर देख लें ग्राफ, तो ग्राफ देख करके ये ओरल हिट करने वाला था, डी तो होने का नहीं, सी होने का नहीं, बी होने का नहीं, डायरेक्ट था कि 1 मार देते। इतना लंबा कैलकुलेशन भी नहीं करना था, सिर्फ ग्राफ देख के एनालाइज करना था और 1 मार देना था। तो हम आपको समझाने के लिए सिर्फ बता दिए। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट का सवाल है, क्या कह रहा है, अ प्लेन वेव आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म रिमेन्स अ प्लेन वेव बट पासिंग थ्रू स्मॉल पिन होल में बिकम स्फेरिकल वेव। ये सब लोग जानते हैं कि प्रिज्म से क्या होता है, प्रिज्म क्या करता है, सिर्फ पाथ को बदल देता है। किसके पाथ को बदल देता है भाई, लाइट के पाथ को बदल देता है। अगर हम प्रिज्म की बात करें, स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं, स्टेटमेंट 1 क्या है, अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म क्या करेगा, लाइट रे ऐसे आ रही है, ये ऐसे गई, फिर ऐसे चली गई, या कोई भी किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर चली गई, तो जो प्लानर वेव फ्रंट था ना वो प्लानर ही रहेगा। ऐसा नहीं प्लानर वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। अगर प्लानर तो सारी लाइट रेज जो आएंगी वो ऐसे टकराएंगी, ऐसे टकरा कर ऐसे जाएंगी, ये सारी लाइट रेज अब ऐसे ऐसे जाएंगी जो ऐसे आ रही हैं। तो अगर हाँ प्लेन भले बदल गया है, इसका प्लेन ऐसे कर लेते हैं, वेव फ्रंट ऐसा बना देते हैं, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू वेव मोशन होता है, इसका ठीक है सही है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आया कि पहला जो कह रहा है प्लेन वेव फ्रंट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म रिमेन्स एंड प्ले एज प्लेन वेव फ्रंट। हाँ वो प्लेन वेव फ्रंट ही रहेगा, ये वेव फ्रंट होता है, ये वेव्स है, वेव्स के परपेंडिकुलर जो प्लेन ड्रॉ किया जाए, लाइन ड्रॉ किया जाए, प्लेन ही ड्रॉ करते हैं, उसको वेव फ्रंट कहते हैं। पैरेलल लाइट के लिए प्लानर वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट। पैरेलल लाइट्स कब आएंगी, जब सोर्स इन्फिनिटी पर होगा। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब बोल रहा है पासिंग बट पासिंग थ्रू स्मॉल पिन होल में बिकम स्फेरिकल। अच्छा, तो स्मॉल पिन होल से जब जाएगा ना तो क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन होगा तो ऐसा लगेगा कि यहां से लाइट ऐसे 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 होकर के आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है, स्फेरिकल। अब जब लाइट ऐसे जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, एक स्फीयर बनाइएगा, क्योंकि ये रेडियस हो गया, रेडियस और ये क्या बोलते हैं, टैंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, रेडियस और टैंजेंट एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए कौन सा वेव फ्रंट बन जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, the curvature of spherical wave front is emerging from slit, the curvature of spherical wave front emerging from slit will increase for increasing slit width। ना डिफ्रैक्शन तो छोटे स्लिट के लिए होता है, अगर बड़ा स्लिट कर देगा ना तो डिफ्रैक्शन का लाइट रे फिर ऐसे आती हुई दिखेंगी, ये प्लैनर वेव फ्रंट हो जाएगा। तो अगर तो स्लिट का विड्थ बढ़ाएगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट खत्म ही हो जाएगा। तो बोल रहा था कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट इमर्जिंग फ्रॉम अ स्लिट विल इंक्रीज फॉर इंक्रीजिंग स्लिट विड्थ। ना इंक्रीज नहीं, डिक्रीज कह सकते हैं। डिक्रीज इसलिए क्योंकि ये कर्वेचर ज्यादा है, तो ये कर्वेचर क्या है, कम है। एवरी स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, द बिगर सर्कल। जैसे पृथ्वी, अगर हम पृथ्वी पर चलते हैं तो हम सीधी चलते हैं, सीधा क्यों चलते हैं, पृथ्वी तो गोल है। तो एवरी स्ट्रेट लाइन इज पार्ट ऑफ अ सर्कल, इट डिपेंड्स कि किस सर्कल का वो पार्ट है। अगर कर्वेचर ज्यादा है मतलब वो छोटे सर्कल का पार्ट है या छोटे स्फेयर का पार्ट है, कुछ भी कर, कुछ भी नहीं कहेंगे, 3D और 2D के एतबार से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। तो द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल वेव इमर्जिंग फ्रॉम अ स्लिट विद इंक्रीज फॉर इंक्रीजिंग स्लिट वेवलेंथ, ना इंक्रीज नहीं करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा फॉल्स है, क्योंकि डिफ्रैक्शन स्मॉल स्लिट के लिए होता है और फिर बहुत छोटा होना चाहिए, तब डिफ्रैक्शन होगा। लाइट राइट बेंड कर गई, 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 तभी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, वरना कैसा रह जाएगा, इस प्लानर रह जाएगा। इसलिए मेरा 2 ऑप्शन जो है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, करेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बेसिक सवाल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का रीड कर लीजिए आप आराम से, पॉज करके रीड कर लीजिएगा। देखिए बोल रहा है 2 सेल है, दोनों आइडेंटिकल सेल है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। एक बार सीरीज में कनेक्ट किया 6 ओम के साथ, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टर 6 ओम के साथ। तो एक्सटर्नल रेजिस्टर में जो करंट फ्लो की है वो दोनों सेम है,
दोनों केसेस में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी निकालने के लिए कह रहा है। अब यहां क्या है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन, जाहिर सी बात है प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस करेंगे तो ई नेट जीरो हो जाएगा, तो करंट कुछ बहेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस होगा, ये अपने को अंडरस्टूड है। ये जो नेट ईएमएफ हो जाएगी, नेट ईएमएफ ऑफ दिस सेल, वो क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा, 2E। और रेजिस्टेंस कितना है इसका, RR, तो ये हो गया 2R और ये हो गया 6 ओम। ऐसे ही कॉम्बिनेशन करते हैं हम लोग, E1 प्लस E2। तो यहां करंट की बात करें I1, तो I1 का मान हो जाएगा मेरा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो V बाई R कितना, 6 प्लस 2, 6 ओम प्लस 2R, 6 प्लस 2R। इसमें देख लेते हैं। इसमें तो पता है कि ये अगर हम इसको बात करें तो ये EMF हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। ई नेट जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा EI बाई RI डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई RI, ये फॉर्मूला होता है। यूज कर लिया तो ठीक है, तो ये पता है डायरेक्ट कि 2E हो जाए, सॉरी E हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टर, एक्सटर्नल EMF, नेट EMF। लेकिन ठीक है, निकाल लेते हैं। तो EI बाई RI, E बाई R प्लस E बाई R डिवाइडेड बाई 1 बाई R प्लस 1 बाई R, 2E बाई R इंटू R बाई 2, 2 कट गया, R कट गया, नेट EMF क्या आ गया, E। मतलब ये जो रेजिस्टर है 6 ओम, वो कंबाइंड है एक EMF के रेजिस्टर से, और ये दोनों पैरेलल में है, तो नेट EMF रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R बाई 2। नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, R बाई 2। सिग्मा 1 बाई RI, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई RI होता, तो वो आप जानते हैं R बाई 2। अब यहाँ पर अगर करंट I2 है तो I2 का मान अगर निकालेंगे तो I2 हो जाएगा V विच इज E डिवाइडेड बाई R कितना है, 6 प्लस R बाई 2। अब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है कहने का मतलब हो गया कि 2E बाई 6 प्लस 2R इज इक्वल टू E बाई 6 प्लस R बाई 2। E कट गया और कुछ नहीं कटेगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये 6 दूना 12 प्लस R इज इक्वल टू 6 प्लस 2R। R उधर जाएगा और 6 इधर आएगा, तो R इज इक्वल टू 6 ओम। R की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है हमारा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। कितना आसान था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर लीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पॉज करके रीड कर लीजिएगा। एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का। इंक्लाइन प्लेन का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट √3/2 है। फोर्स बोल रहा है कितना लगाएं कि ब्लॉक नीचे आए बिना एक्सेलरेशन के। तो कुछ चीजें पहले समझनी होंगी। पहला ये समझना होगा कि इस पर फोर्स क्या लग रहा है। धरती माता खींच रही है mg से, mg का मतलब कितना हो गया, 50। इधर हो गया cos और इधर हो गया sin, ये 30, तो ये भी 30। 50 cos 30, 50 cos 30 इज √3/2, √3/2 मतलब 25 √3, 50 sin 30 1/2, 25 न्यूटन। इसको हम हटा सकते हैं, अब कोई मसला नहीं। जब एक को काट दिया तो उसको हटा दिया जाएगा। जब 10 रुपये का खुला करा लिया 5-5, तो अब यह 4-3, ये सॉरी 4-3 6-4, तो उसको खत्म कर देना, उसको हटा दिए। इस ब्लॉक पर इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग लग रहा है 25 और परपेंडिकुलर खींच रहा है नीचे 25 √3। एक नॉर्मल आएगा, नॉर्मल का मान होगा 25 √3 न्यूटन। अब F मैक्स कितना लग सकता है ब्लॉक पर, F मैक्स लग सकता है म्यू इंटू n। अभी पता नहीं किधर लगेगा, पहले देख लेते कितना लग सकता है। म्यू कितना है, √3/2, √3/2। n कितना है, 25 √3, 25 √3। तो 25 तिया 75/2, 75/2 कहने का मतलब हो गया 2 तिया 6, 1 7, 2 सती 14.5, 37.5 न्यूटन। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। ये कब लगेगा, जब आप लगाएंगे फोर्स तब। अभी नीचे लग रहा है 25, तो इस इंस्टेंट पर ऊपर फ्रिक्शन लगता होगा 25 न्यूटन। कितना लगता होगा, 25 न्यूटन। अब अगर इस ब्लॉक को विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना है, तो आपको इधर फोर्स लगाना होगा, उतना ही फोर्स लगाना होगा जितना फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा सकता है। बात समझिएगा, फ्रिक्शन लगा सकता है 37.5। अगर हम इधर टोटल फोर्स F मान लेते हैं, F प्लस 25 को फ्रिक्शन मैक्सिमम के बराबर कर दें, तो ब्लॉक मेरा नीचे स्लाइड करने लगेगा विदाउट एनी एक्सेलरेशन करने लगेगा। ऊपर तो
ऊपर अगर हम खींचना चालू करेंगे तो फिर ऊपर का देखा जाएगा, वो भी देख लेंगे हम, पहले ये देख लेते हैं। f+25 क्या होगा, f मैक्स के बराबर हो जाएगा। f मैक्स के बराबर होगा मतलब f+25 इज इक्वल टू 37.5। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5 न्यूटन। किधर, डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन। ठीक है। अब अगर आप चाहे नहीं सर हम इधर नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं ऊपर खींचे, तो खींचो ऊपर। ऊपर जब फोर्स लगाओगे ना f, तो ये 25 अब ऊपर नहीं लगेगा। पहले तो ये, अब जैसे आप ऊपर फोर्स लगाओगे F, तो ये तो 25 नीचे लग रहा है, ऊपर 25 नहीं लगेगा। फ्रिक्शन बोलेगा अभी रुक जाओ, हम रुकते हैं अभी, अभी पहले mg को बैलेंस करो। तो आप जब तक 25 तक लेकर के जाओगे ये नहीं लगेगा, ये बैलेंस होगा। उसके बाद फिर जब आप फोर्स बढ़ाओगे, फोर्स बढ़ा करके ये कितना 37.5 प्लस 37.5 तक, मतलब 25 और 25, 25 5 30 30 60 62.5 62.5 न्यूटन के बाद ये मूव करेगा। मतलब एट 62.5 न्यूटन, 62.5 न्यूटन अगर आप ऊपर लगाते हो एबव द इंक्लाइन, तो इस समय स्पीड कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा और ब्लॉक मूव करेगा। तो या तो 62.5 एबव द इंक्लाइन लगाओ या 12.5 डाउन द इंक्लाइन लगाओ। बट आंसर जब हम चेक कर रहे हैं, अच्छा हमको बोल ही रहा है डाउन द इंक्लाइन ले जाने के लिए जी, एमआईसी आपको, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, विल मूव डाउन विद एक्सेलरेशन। तो डाउन विद एक्सेलरेशन तभी होगा जब आप इतना फोर्स किधर लगाएंगे, डाउन लगाएंगे। मतलब मेरा आंसर होना चाहिए 12.5 न्यूटन। ये वाला आंसर दिया ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, तो अगर ऊपर बोलता तो हम ये वाला फोर्स लगाएंगे। सही किया ना, 25 37 सही। चलिए इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल है, रीड कर लीजिए पॉज करके। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, उसके दो कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है 1 नैनोकूलम्ब और 2 नैनोकूलम्ब। NC का मतलब होता है नैनोकूलम्ब। वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3 नैनोकूलम्ब फ्रॉम इन्फिनिटी टू थर्ड कॉर्नर इन माइक्रोजूल बोल रहा है। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यहां लाना है। कहां से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। कितना लाना है, 3 नैनोकूलम्ब लाना है। तो जब वर्क डन, हम जानते हैं वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 है, स्लोली लेकर के आएंगे। तो जब इन्फिनिटी पर था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0 था ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज का इन दोनों के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा और इन दोनों के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसको अगर हम U1 कह दें और इसको U2 कह दें तो ये बेसिकली UF हो जाएगा U1 प्लस U2। अब निकाल लेते हैं U1 कितना है, UF इज इक्वल टू U1 इज K Q1 Q2 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 9 18 -9 तो 18 के Q1 Q2 बाई R। फॉर्मूला यही होता है, R कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3/100 प्लस के Q1 इज 3 Q2 इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय R, 3/100 मीटर में पुट कर रहे हैं। बढ़िया, 3 3 कट गया, 3 3 कट गया, 100 जाएगा तो ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 16, तो 2 1 3, 3k इंटू 10 पे पावर माइनस 16। 3k कहने का मतलब 3 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 पे पावर माइनस 16। अच्छा माइक्रो जूल में कह रहा है, तो 9 या 27 27 और 16 सही तो कर रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं, 9 18 27 इंटू 10 पे पावर 9 माइनस 7, तो हो जाएगा 2.7 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 विच इज 2.7 माइक्रो जूल। आंसर क्या होना चाहिए, 2.7 माइक्रो जूल। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट है, 2.7 माइक्रो जूल। क्वेश्चन नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल है, रीड कर लीजिए आराम से, पॉज करके रीड कर लीजिए। आइए क्या कह रहा है देखते हैं। एक बाई कन्वेक्स लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस का मतलब कन्वेक्स होता है, दोनों साइड कन्वेक्स सरफेस है। इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मान लिया, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मान लिया, हमने खुद से माना है। इसका पावर दिया हुआ, पावर भी हमने मान लिया कि P1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5। एक प्लानो कनकेव लेंस है, तो ये है प्लानो कनकेव लेंस, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मान लिया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इन्फिनिटी होगा, पता ही है, एक प्लेन है तो प्लेन का क्या होता है, रेडियस इन्फिनिटी, बहुत बड़ा। टेक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, उसका पावर है P2। बोल रहा मैग्नीट्यूड ऑफ पावर जो है वो इक्वल है। और एक चीज और कह रहा है
कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव पार्ट ऑफ प्लानो कनकेव लेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बैक साइड पार्ट ऑफ बाई कन्वेक्स लेंस। तो बैक साइड यही, इधर से लाइट रे आ रही है तो इधर बैक साइड हो गया, तो ये बैक वाला पार्ट का R1 ये भी R1 के बराबर है। पढ़िए, पावर सेम है सर, पावर होता क्या है लेंस का 1/4 फोकल लेंथ, 1/4 फोकल लेंथ। अब एक होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। इसको पहले समझ लेते हैं, वैसे आप जानते होंगे, हम डिफाइन कर दे रहे हैं सिर्फ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस R1 वह रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस पर लाइट गिर रही है, R2 वह रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिससे लाइट निकल रही है, जिस पर लाइट नहीं गिर रही है। यही होता है आपका। तो पहला इसके लिए हम लिख देते हैं पावर, ये दोनों को हम लिख करके बराबर कर देते हैं मैग्नीट्यूड करके, मतलब मॉड ऑफ इसका पावर ऊपर पहले लिख देते हैं मॉड ऑफ P1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ P2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मॉड ऑफ P1 1/4 फोकल लेंथ, इसका हो जाएगा मॉड ऑफ म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1, मॉड छोटा कर दे, 1.5 माइनस 1 म्यू माइनस 1 1/r1 कौन है? R2 इधर साइन कन्वेंशन के एतबार से पॉजिटिव है तो प्लस R2। जानते हैं ना, लाइट रे जिधर आ रही है उस डायरेक्शन में सारी चीजें पॉजिटिव, उसके अपोजिट में नेगेटिव, तो R2 किधर होगा? इधर होगा, ये लेंथ होगा। ठीक, माइनस 1/r1, R1 क्या है? नेगेटिव है, 1/-r1 इसका मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ P2 तो बड़ा सिंपल है, म्यू माइनस 1 1.7 माइनस 1 इंटू 1/r1 जिस पर लाइट गिर रही है, ये तो निगेटिव है, माइनस R1 प्लस 1/r2 तो ये तो इन्फिनिटी है तो ऐसे भी 0 होना है। मॉड ले लेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें हो जाएगा 0.5 अच्छा लिख देते ना 0.5 माइनस नहीं प्लस 0.5/r1 इज इक्वल टू ये 1.7 माइनस 1 0.7 बाकी तो खत्म हो जाएगा, मॉड है इसलिए माइनस R1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि मॉड है। बढ़िया, और कुछ होगा? अच्छा पॉइंट हटा देंगे, रहने देते हैं R1, इसको इधर भेज देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो 0.5/r2 इज इक्वल टू 0.2/r1, 0.7 0.5 0.2 हो जाएगा, बेस सेम है तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? R2/r1, R2 इधर, R1 ये रहने देते हैं। तो R2/r1 इज इक्वल टू 0.5/0.2 विच इज 5/2। वेरी गुड, 5/2 ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट। आसान था, सिर्फ ये लेंस मेकर फॉर्मूला पता होना चाहिए था, उसमें डिटेल पता होना चाहिए था ये क्या क्या है, और ये पता होना चाहिए था कि क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ पावर को सेम करने कह रहा है। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, रीड कर लीजिए। आपको कह रहा है वर्क डन निकालने के लिए क्लोज्ड पाथ में, पढ़िए। वैसे तो हम जानते हैं वर्क डन जो है क्लोज्ड पाथ में एरिया अंडर द कर्व होता है, फिर भी हम अपना दिमाग लगाएंगे, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको हम डिटेल समझाएंगे कि कैसे और आप सोच सकते थे और ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। पहले हम कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि अपने को पता है कि अपने को वर्क डन जो बोलना निकालने के लिए वो वर्क डन इन A-B-C-A, क्लोज पाथ बोल रहा है, A-B-C-A, ठीक है। तो पहले वर्क डन इन A-B-C निकाल लेते हैं, फिर वर्क डन इन C-A निकाल लेंगे। तो पहले वर्क डन इन A-B-C, इसको मान लेते हैं W1, ये कहें तो ये है PdV। वर्क डन क्या होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम का इंटीग्रेशन। प्रेशर क्या है? ये है, तो प्रेशर को हम लिख सकते हैं क्या? 1/4A मल्टीप्लाइड बाई V माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dV। कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 3 तक, A से B से C में जाने में वॉल्यूम V से 1 से 3 वैरी किया, तो 1/4A कॉमन ले लिए, इसको A स्क्वायर प्लस dV साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, dV प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कहने का मतलब 4V dV। इसको सबको इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर के 3 तक, तब 1/4A मल्टीप्लाइड बाई V क्यूब बाई 3, 1 से 3 है ना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, V क्यूब बाई 3 प्लस 4V माइनस V स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 सा 4, ये हो गया 1 से लेकर के 3 तक। पहले 3 पुट कर देंगे फिर 1/4A मल्टीप्लाइड बाई 3 तिया 9, 27 3 कट गया, प्लस 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9 दूना 18
ब्रैकेट ले लेते हैं, -1 पुट कर दे तो 1/3 + 4 - 2, ठीक है। नहीं ये क्यों लिया है, ऐसा ले लेते हैं और ऐसा कंप्लीट कर देते हैं। तो 12 में 12 9 21, 21 में से 18 गया 3, तो 1/4a 3 - 4 में से 2 गया 2, 3 दूना 6 7, 7/3, 3 3 9, 9 में से 7 गया 2, 2/3 × 1/4a, ये 2 2 6, 1/6a, ये W1 आया। ये क्या आया? W1। मतलब हम कह सकते हैं कि W1 का जो मान आया है वो आया है 1/6a। W1 का मान कितना आया है? 1/6। कोई बात नहीं। अब C2A देख लेते हैं। तो C2A जब देखिएगा, वर्क डन इन C2A, इसको मान लेते हैं W2। तो W2 का मान जब आप देखेंगे तो ये इधर जा रहा है। यहां पर अगर प्रेशर निकालें तो आप वॉल्यूम 3 पुट कर दीजिए। 3 पुट कीजिएगा तो 3 - 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/4a, या 1 पुट कर दीजिए, 1 भी पुट कीजिएगा तो 1 - 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1/4 है। मतलब यहां जो प्रेशर है, जो कांस्टेंट प्रेशर है वो 1/4a है। तो वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर विच इज आइसोबैरिक प्रोसेस, वो होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर कितना है? 1/4a, और चेंज इन वॉल्यूम कितना? 1 - 3, 1 - 3 विच इज -2/2a, सॉरी 4a -1/2a। ये W2 आ गया। ये क्या आ गया? W2। W1 + W2 मेरा टोटल वर्क डन हो जाएगा। तो नेट वर्क डन जो हो जाएगा W टोटल, वो W1 + W2 1/6a -1/2a, ये 36 -2/6a -1/3a। जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। ठीक है, ये सॉल्व करके हो गया कि सॉल्व करके देख लिया। अब अगर सॉल्व किए भी ना हम, 2 ऑप्शन तो एटलीस्ट हटा सकते थे। कौन कौन? पहला क्या हटा सकते थे कि ये देखो, यहां से जब ऐसे जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है। हम लोग वर्क डन बाय द गैस देते हैं, तो यहां से वर्क डन एरिया अंडर द कर्व होता है पीवी कर्व, तो ये वाला एरिया आया किसका? ए बी सी। ठीक है, C2A ये पूरा एरिया आ गया, पूरा 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 जो स्क्वायर रेक्टेंगल, जो भी स्क्वायर तो नहीं बना, रेक्टेंगल जो बना। ठीक है, अब उसमें से इस एरिया को घटाएंगे। ये पूरा एरिया कौन सा है? नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम घटा है, तो नेगेटिव में से, और ये वॉल्यूम बढ़ा है, पॉजिटिव को घटाएंगे, हटाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला एरिया बचेगा। अरे बहुत गंदा हो गया, इसको हटा दे रहे। ये वाला जो बीच का एरिया है, ये एरिया बचेगा और ये एरिया नेगेटिव होगा। कौन सा एरिया होगा? नेगेटिव। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 पहले ही इनकरेक्ट हो गया। अब 2 और 3 में अपने को चेक कर रहा था, वैसे निकाल ही लेना बेहतर रहता, काहे को वो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये पता चल जाता है कि 2 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रीड कर लीजिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको सिंपल बोल रहा है आरएमएस करंट निकालने के लिए करंट का इक्वेशन दिया हुआ। आइए देखते हैं। तो आरएमएस होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। पढ़ते आरएमएस हैं लेकिन करते एसएमआर है, मतलब उल्टा करते हैं। पढ़ते ऐसे हैं और करते उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब पहले किया जाता है स्क्वायर, फिर लिया जाता है रूट, फिर सॉरी स्क्वायर के बाद फिर किया जाता है मीन, उसके बाद लिया जाता है रूट, स्क्वायर के बाद मीन, मीन के बाद रूट। सारा काम करना आना चाहिए। तो पहला स्टेप करते हैं। पहला स्टेप क्या करते हैं? आई स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो I0 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। इसको अकेला क्यों छोड़ दिया सर? इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है उसको एक साथ कर दिया। मीन किसी भी फंक्शन का निकालने के लिए, अगर फंक्शन किसी का भी वेरिएबल है, टाइम का फंक्शन है, तो अगर इसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो होता है ft dt बाई dt, दोनों का इंटीग्रेशन। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ऐसा एक ब्रैकेट ले रहे हैं और इसको हम मीन कह रहे हैं। तो आई स्क्वायर का मीन कहने के लिए I0 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी बाई डी टी, दोनों का इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक कह रहा है? 0 से लेकर टी तक। तो 0 से लेकर कैपिटल टी, 0 से लेकर के कैपिटल टी। इसको पूरे को कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। I0 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और ये 0 से टी हो जाएगा। ये तो पूरा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। ये क्या हो गया? I0 स्क्वायर बाई टी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई टी क्यूब बाई 3। टी क्यूब ने टी क्यूब को मार दिया, आया I0 स्क्वायर बाई 3। ये क्या आ गया? आई स्क्वायर का एवरेज। हमको क्या निकालना है? स्क्वायर हो गया, मीन, मीन का मतलब वही होता है एवरेज भाई। ठीक है, उसके बाद उसका रूट लेना है।
अब इसका रूट लेना होगा, मतलब अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर का एवरेज, ये क्या हो जाएगा IRMS, जिसकी वैल्यू अगर इसका रूट ले लेंगे अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाई 3 तो हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 3 एम्पेयर, जो भी हो आई नॉट बाई रूट 3 एम्पेयर ही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आई नॉट बाई रूट 3। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लीजिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, रीड कर लीजिएगा पॉज करके। एक एटम दिया हुआ है x, ऊपर a है नीचे z है। आप जानते हैं कि अगर लिखने का जो तरीका होता है एटम का वो क्या होता है, x ऊपर a नीचे z, ऊपर एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास और नीचे एटॉमिक नंबर। बढ़िया। तो bombarded in 10 सेकेंड एब्जॉर्ब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन एंड 9 न्यूट्रॉन। ठीक, परसेंटेज ग्रोथ इन सरफेस एरिया कह रहा है, परसेंटेज ग्रोथ इन सरफेस एरिया कह रहा है। तो पहले हम सरफेस एरिया होता क्या है, किसका परसेंटेज ग्रोथ इन सरफेस एरिया, न्यूक्लियस का। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है R0 a पे पावर 1/3, तभी तो एरिया निकाल पाएंगे सरफेस एरिया। तो अगर R इनिशियल की बात करें तो वह है R0, a का मान कितना है, a का मान है 8, तो 8 पर पावर 1/3 मतलब इनिशियल रेडियस जो है वो मेरा 2R0 है। जब हमने बॉम्बार्ड कराया इतने से तो इसका अब जो A होगा वो 8 तो पहले से था, अब कितना हो जाएगा 10 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन जाएगा, ये दोनों घुस करके कितना बना देगा 10 + 9 मिल जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। नहीं, मास नंबर कौन डिफाइन करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या हो जाएगा 8 8 16 1 17, ये हो जाएगा 27। मतलब अब ए जो फाइनल रहा वो कितना रहा 27 रहा। मतलब रेडियस फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल रेडियस हो जाएगी मेरी वही R0 a पे पावर 1/3। ए कितना है R0 27 पर पावर 1/3, 27 का मतलब हो गया 3 3 9 27। फाइनल रेडियस मेरा हो जाएगा 3R0। इनिशियल एरिया की बात करें, एरिया इनिशियल ARI कर देते हैं, एरिया इनिशियल की बात करें तो 4πRI का स्क्वायर स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πR²। 4πR² कहने का मतलब हो गया 4πR0 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि R0 हो जाएगा आपका ये 2R0, इनिशियल 2R0 तो 4 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 16πR0 का स्क्वायर। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। एरिया फाइनल की बात करें तो 4πRF², RF कितना है 3R0, 3R0 का स्क्वायर तो 9 × 36, 36πR0 स्क्वायर। अब हमसे परसेंटेज ग्रोथ इन सरफेस एरिया कह रहा है, ये चेंज इन एरिया का नहीं कह रहा है, कितना ग्रोथ हो गया। मतलब ये परसेंटेज जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है AR फाइनल बाई AR इनिशियल इनटू 100। ये परसेंटेज चेंज इन ग्रोथ नहीं कह रहा है, इज द फाइनल एरिया डिवाइड बाई इनिशियल एरिया इनटू 100। फाइनल एरिया कितना है 36πR0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनिशियल एरिया कितना है 16πR0 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। πR0 स्क्वायर कट गया, ये 4 × 4 = 16, ये 4 × 2 = 8, 4 बचा 20, 4 9 × 36, तो 9 × 25। 9 × 25 कहने का मतलब हो गया 25 10 के 250, 25 9 225%। कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ 225% जो है ऑप्शन नंबर 3। हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। 4 मत मार दीजिएगा, 250 कितना हुआ है 225% हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 रीड कर लीजिए। वर्नियर कैलिपर का सवाल है, बेसिक सा सवाल है। वर्नियर कैलिपर पॉज करके रीड कर लीजिएगा। वर्नियर कैलिपर का क्या कह रहा है, 0 ऑफ वर्नियर स्केल राइट साइड टू 0 ऑफ मेन स्केल। पहले ये समझते हैं राइट साइड कहने का मतलब क्या है। 0 ऑफ वर्नियर स्केल राइट साइड टू 0 ऑफ मेन स्केल। वर्नियर स्केल का 0 आगे है, मेन स्केल का 0 पीछे, राइट साइड में। मतलब मेन स्केल का 0 इधर है और वर्नियर स्केल का 0 इधर है, ये वर्नियर स्केल का। तो जो पहले से जो वैल्यू है वो पहले से रीडेड है, मतलब जो मेरा डिवाइस खराब हुआ है उसमें से पहले से ही कुछ ना कुछ वैल्यू रीडेड है। अगर कुछ वैल्यू रीडेड होता है तो हमको क्या करना होता है, उस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना होता है। इसे ऐसे एरर को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। जैसे मान लीजिए कि एक तराजू है, उसमें पहले से 1 किलो रीडेड है और आप कोई बॉडी डालते हैं वेट करने के लिए और उसका वेट आता है 10 kg,
तो आप रियल वेट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, उस 1 kg को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो 10 - 1 क्या हो जाएगा, 9 kg हो जाएगा। वही यहां पर भी है, जीरो ऑफ मेन स्केल पहले है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल राइट में है, जीरो ऑफ मेन स्केल पहले है, तो ये कौन सा है, पॉजिटिव जीरो एरर है। कौन सा एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर है मतलब हमको सब्सट्रैक्ट करना होगा। पहले हम समझ लेते हैं पॉजिटिव जीरो एरर मेरा कितना है। पॉजिटिव जीरो एरर जो है मेरा, वो बोल रहा है 4th वर्नियर स्केल मैच, चौथा वर्नियर स्केल मैच कर रहा है, वो होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। 4 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट कहने का मतलब 4 × 0.1 जो है 0.4 mm। ये मेरा पॉजिटिव जीरो एरर पहले से है। जो वैल्यू आएगी उसमें से हमको इतना को सब्सट्रैक्ट करना होगा। अब लेंथ ऑफ सिलेंडर हम नाप रहे हैं 15 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो मेन स्केल का कितना डिवीजन, कितना लेंथ होगा, मेन स्केल का नॉर्मल जो मेन स्केल होता है उसका लेंथ, एक खांचे का लेंथ होता है 1 mm। तो इसके एतबार से, मेन स्केल के एतबार से जो लेंथ आएगा वो लेंथ आएगा 15 × 0.1, नहीं 15 × 1 mm में लिख रहा है ना, 15 × 1 mm। ये वैल्यू आ गई आपका इसके एतबार से। अब 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच कर रहा है, मतलब +5 × कितना, 5th डिवीजन वर्नियर स्केल मैच कर रहा है, लीस्ट काउंट कितना है 0.1 × लीस्ट काउंट 0.1, मतलब लेंथ जो मेरा रीडिंग आया, ये रीडिंग आया LR, ये रीडिंग कह सकते हैं, ये आया 15 + 0.5 जो कि आ गया आपका 15.5 mm। ये इतना मेरा रीडिंग आ गया, लेकिन वास्तविकता में इतना रीडिंग नहीं है। वास्तविकता में है क्या कि इतना तो पहले से रीड किए हुआ है, मतलब L ओरिजिनल जो है आपका वो कितना है 15.5 माइनस पॉजिटिव जीरो एरर 0.5, क्योंकि पहले से उतना रीडिंग है तो उसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15.1 mm। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, 15.1 mm। क्वेश्चन नंबर 18 कैलोरीमेट्री का सवाल है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, रीड कर लीजिए। चलिए क्या पूछ रहा है, बोल रहा है आइस है 10 किलो और वाटर है 100 kg। वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर है और आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर है। सब कुछ दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट आइस का, वाटर का, लेटेंट हीट आइस का दिया हुआ है। कितना टेम्परेचर का डिक्रीमेंट होगा पानी का, ये पूछ रहा है हमसे। लेकिन पहले ही हमको कह दे रहा है कि पूरा जो सिस्टम है वो क्या बन जाना चाहिए, पानी बन जाना चाहिए। हम मान करके बनाएंगे पानी बन जाना चाहिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर हम गलत मानेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, खुद अपने आप हमको समझ में आ जाएगा कि हम गलत मान रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, आइस को लेकर के जाएंगे। भाई आइस का क्या चेंज होता है, आइस का चेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से, ये आइस में ही रहेगा और ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस। फिर आइस 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जाएगा, ये वाटर में जाएगा और ये वाटर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि फेज चेंज हुआ है। उसके बाद ये चेंज होगा किस में, वाटर से ये जाएगा, वाटर में ही रहेगा और हम मान लेते हैं कि एक टेम्परेचर पहुंचेगा जिसको मान ले रहे T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पहुंचेगा। और 25 डिग्री सेल्सियस से हम लेकर के जा रहे हैं यही वाटर को, कहां पर, T डिग्री सेल्सियस पर। मतलब यहां से हीट निकलेगा। आपको पता है, मालूम है कि हायर टेम्परेचर से हीट निकलता है और लोअर टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब करता है और हायर टेम्परेचर हीट रिलीज करता है। कोई सराउंडिंग में लॉस नहीं है, इससे जितना आदान होगा उतना ही प्रदान होगा, सब लेन देन प्लेन होगा। तो यहां पर निकाल लेते हैं कि यहां पर जो हीट होगा वो कितना होगा, Q1। अगर हम इसको निकाल लें तो Q1 ms डेल्टा टी, S कितना लेंगे, आइस का लेंगे, M है 10, S कितना है 2100, डेल्टा टी कितना है 10 है, डेल्टा टी T फाइनल माइनस T इनिशियल पॉजिटिव आएगा तो हो जाएगा 21 1 2 3 4, ये इतना आ गया। इसकी बात करें Q2 तो यहां हो जाएगा ml, इसको हम 4 लिख करके लिख सकते हैं 2.1 × 10⁵ 1 2 3 4 5, ये जूल आ रहा है। Q2 की बात करें तो Q2 क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा, m है आपका 10 और L कितना है 3.36 × 10⁵, 3.36 × 10⁵, मतलब इसका मान हो जाएगा 33.6 × 10⁵ जूल। यहां की बात करें Q3 अगर हम बोले तो ये ms डेल्टा टी, m है 10, S वाटर का कितना है 4200, डेल्टा टी कितना हो जाएगा T-0, T को हम बड़ा माने हैं कि T बड़ा है। यहां अगर हम लोग बात करें जो हीट दिया जाएगा वो कितना, Q ही मान लेते हैं या Q रिलीज लिख देते हैं, Q रिलीज्ड कितना होगा, ms डेल्टा टी, m है 100, S कितना है वाटर का 4200 और डेल्टा टी कितना है 25 - T, T-25 भी कर सकते हैं, 25 - T भी कर सकते हैं। अगर T-25 करेंगे तो ऐड करके 0 करेंगे और 25 - T करेंगे तो इक्वेट कर देंगे। बढ़िया, तो ये इतना रिलीज किया है
घटा टेम्परेचर ना, तो रिलीज क्या है, ये पॉजिटिव, और ये इतना इसको चाहिए, कितना चाहिए, Q रिक्वायर्ड जो है वो है आपका 2.1 इंटू 10 पे पावर 5 प्लस 33.6 इंटू 10 पे पावर 5 प्लस 42123 इंटू T, इतना है आपका चाहिए। कितना चाहिए, 33.6, मतलब ये हो गया 5.7 इंटू 10 पे पावर 5 प्लस 42,123T, ये चाहिए। जितना चाहिए उतना ये प्रोवाइड करेगा, मतलब Q रिक्वायर्ड इज इक्वल टू Q रिलीज होना चाहिए। Q रिक्वायर्ड है 35.7 इंटू 10 पे पावर 5 प्लस 42000T इज इक्वल टू 100 इंटू 4200 इंटू 25 माइनस T। अब सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करेंगे। कितना जीरो जाएगा, 1 2 3 4 जल जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ 5 पूरा कट जाएगा, 10 बचा रह जाएगा, मतलब 7 प्लस 4.2T, तो 4.2T इज इक्वल टू 42 इंटू 25 माइनस 42T। अब 42 इधर आएगा, इसको इधर भेज देते, तो 42 और 4 46.2T इज इक्वल टू 42 और 25 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 दूनी 10 के 0 हाथ में रहे, 5 चौक 20 1 21, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 0 4 1 5 8 2 10 1050, 1050 माइनस 357। अब 1050 को 357 से सब्सट्रैक्ट कर दे, 1050 और 357, 10 में से 7 गया 3 और 14 में से 5 गया 9 9 5 14 और 9 में से 3 गया 693, तो हो जाएगा 693 और T इज इक्वल टू 693 डिवाइडेड बाई 46.2। अब इसको हमको डिवाइड देना है, तो कोई बात नहीं, पॉइंट हटा के 0 कर देते हैं और 462 को हम डिवाइड देते हैं 6930 से, तो 462 1 जा 462 और यहाँ से 3 में से 2 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 4 गया 2 0, तो ये कितना बार में जाएगा, 5 बार में चले जाना चाहिए। 5 दूना 10 के 0 हाथ में रहा 1, 6 5 30 1 31 के 1 हाथ में रहा 3, 5 चौके 20 और 3 23, अरे पूरा का पूरा कट गया, पूरा कट गया, मतलब T का मान मेरा कितना आ गया 15 डिग्री सेल्सियस। अब हड़बड़ा करके 15 डिग्री सेल्सियस मत मार देना, इसलिए नहीं मार देना क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है, डिक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर पूछ रहा है, क्योंकि 15 डिग्री सेल्सियस भी ऑप्शन में दिया हुआ है। डिक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर कहने का मतलब है कि कितना टेम्परेचर था उसमें से कितना टेम्परेचर हो गया उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट। ठीक है, इसलिए हड़बड़ाने का नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 काइनेमेटिक्स का सवाल है, रीड कर लीजिए आराम से। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक टैप है जिससे पानी गिर रहा है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे गिर रहा है। जब छठा ड्रॉप हिट करता है, पहला ड्रॉप हिट करता है तो छठा ड्रॉप उससे रिलीज होता है। रिलीज कहने का मतलब हो गया कि इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो जिस समय छठा ड्रॉप हिट करता है उस समय चौथा ड्रॉप ग्राउंड से कितने हाइट पर है, 1 2 3 4, ये हाइट निकालना है अपने को। रेगुलर इंटरवल है, बढ़िया, तो हम मान लेते हैं टी टाइम में ये आकर के हिट करेगा। कितने टाइम में हिट करेगा, टी टाइम में। तो हम एक मान लेते हैं कि रेगुलर इंटरवल जो है उसको हम टी मान लेते हैं, रेगुलर इंटरवल को ये टी मान लेते हैं, तो ये भी टी है, ये भी टी टाइम लेगा, ये भी टी टाइम लेगा और ये भी टी टाइम लेगा। तो 1 2 3 4 5 टोटल जो टाइम लगेगा इसको ग्राउंड में आने में, यहां से यहां तक पहुंचने में, इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा, कैपिटल टी पकड़ लेते हैं, वो लगेगा 5t। हम टी निकाल लेंगे, कितना हाइट चल करके भाई, हाइट चलेगा वो 5 मीटर। तो u यहां पर 0 है, एक्सेलरेशन फ्री फॉल है, g में है, तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ut 0 क्योंकि रिलीज है, s हो गया 5 इज इक्वल टू ut हो गया हाफ, a हो गया 10, t हो गया 5t ना, तो 5t का स्क्वायर, 5t का स्क्वायर 2 5 10, 5 5 कट गया, यहां से t का मान आ गया 1/5 सेकेंड। हर एक 1/5 सेकेंड के बाद एक ड्रॉप गिर रहा है, तो इसको दूसरा जो चौथा ड्रॉप है नीचे से 1 2 3 4, इसको कितने देर लग रहा है, इसको लग रहा है 2t टाइम, मतलब 2/5 सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया देख लेते हैं वर्टिकल में x, तो x बराबर हाफ, g है 10
टी स्क्वायर मतलब 4/25। 4/25 कैसे वो समझ में आ रहा है? ये टी टाइम है तो ये कितना लगेगा 2t 2/5। 2 5 10 और 5 5 25। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 4/5। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 4/5 जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो तो ऊपर से ट्रैवल किया है। कहां से ट्रैवल किया? ऊपर से ट्रैवल किया। ऊपर से ट्रैवल किया 4/5 मीटर। ठीक है, तो नीचे से हाइट निकालने के लिए बोल रहा है तो h कितना हो जाएगा? h हो जाएगा आपका 5 - x विच इज 5 - 4/5, 25 - 4/5, 21/5 मीटर। 21/5 कहने का मतलब हो गया h इज इक्वल टू 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 4.2 मीटर। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए हैं, आंसर हमारा करेक्ट है 4.2 मीटर विच इज ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। मिल गया अपने को +4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पोटेंशियोमीटर का सवाल है। रीड कर लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियोमीटर का सवाल है। क्या कह रहा है? सेकेंडरी सर्किट के सेल में हमने शंट किया 4 ओम तो बैलेंस पॉइंट मिला 120 सेंटीमीटर पर। जब शंट किया 12 ओम से तो बैलेंस पॉइंट मिला 180 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ सेल कह रहा है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये पोटेंशियोमीटर वायर होता है, इसको हम एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये मेरा बैटरी है, यहाँ पर रजिस्टर लगा सकते हैं, अभी फिलहाल हम नहीं लगा रहे क्योंकि इसका मेरा यूज नहीं है। इसको V मान लेते हैं, इस लेंथ को पूरे को हम L पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये है, ये बैटरी मेरी एक्सटर्नल बैटरी होती है। जो बोल रहा है सेकेंडरी सर्किट, यही मेरा सेकेंडरी सर्किट है। यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, कहीं पर बैलेंस पॉइंट मिलेगा अपने को। शंट किया, पहला केस नहीं, पहले यहाँ समझ लेते हैं। मान लीजिए x पोजीशन पर हमको बैलेंस पॉइंट मिलता है तो x क्या होगा? इसमें x का अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो x का पोटेंशियल डिफरेंस V/L × x हो जाएगा। कैसे V/L × x हुआ? V है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, ये V, ये 0, पोटेंशियल डिफरेंस V x की दूरी में, तो V/L × x इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E × कैपिटल R बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये होता है हमारा। ठीक है, बढ़िया। ये इस कैपिटल R जो है वो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टर है, स्मॉल r मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब V कांस्टेंट है क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स हमने लगाया है, L कांस्टेंट है, पोटेंशियोमीटर का वायर हमारा है, EMF ऑफ द बैटरी कांस्टेंट। X जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैपिटल R बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R के। ये कैपिटल R आपका लगाया हुआ रेजिस्टेंस है, ये स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये वाला फॉर्मूला होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग x1, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x1 इज प्रोपोर्शनल टू r कैपिटल R विच इज 4 डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस 4। यहाँ अगर इसको हम x2 पकड़ लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, x2 इज प्रोपोर्शनल टू 12 है, 12 ओम है, डिवाइडेड बाई r प्लस 12। अब इन दोनों को अगर डिवाइड दे दें तो x1 बाई x2 मेरा क्या हो जाएगा, 4 बाई r प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 बाई r प्लस 12। 4 से 3 बार में कट गया। x1 कितना है, सेंटीमीटर में पुट करते हैं, रेशियो है सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाने का, तो 120 डिवाइडेड बाई 180, 0 0, 6 दूना 12, 6 3 18, 2/3 इज इक्वल टू r प्लस 12। अच्छा 3 3 बिगाड़ देते हैं, तो 2 इज इक्वल टू r प्लस 12 बाई r प्लस 4। ये इधर चला जाएगा, 2r प्लस 8 इज इक्वल टू r प्लस 12, r इधर आ जाएगा, r इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 ओम, जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। बहुत बेसिक सा पोटेंशियोमीटर का सवाल था, बस आपको ये याद रहना चाहिए था, ER बाई R प्लस R एंड V/L × x। वहीं पर ना आपको ये मिलेगा, क्या नाम है, नल पॉइंट मिलेगा। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 रीड कर लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है। रीड कर लिया होगा, पॉज करके रीड कर लेना। बोल रहा है लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन और लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल, वही डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसका रेशियो n/1 दिया हुआ है, n का वैल्यू पूछ रहा है। बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन E है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 2E है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है। बढ़िया, पहले ड्यूट्रॉन समझते हैं होता क्या है। आइसोटोप से हाइड्रोजन का, ड्यूट्रॉन आइसोटोप से हाइड्रोजन का, H12 एटॉमिक मास कितना है, 2। इसके पास एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, मतलब इसका मास नंबर जो होता है ना वो 2 होता है। अल्फा पार्टिकल समझ लेते हैं क्या होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस, इसके पास 4 न्यूक्लियॉन्स होता है, मतलब 4 मास नंबर होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसका मास नंबर 4 है, इसका मास नंबर 2 है। बढ़िया, अब जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन होता है लेमडा, वो h/p होता है,
और P जानते क्या होता है, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m/ke। आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, वैसे आपको याद होगा अंडर रूट 2m/ke। तो हम पुट कर लेते हैं P की जगह, तो लेमडा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2m/ke लिख देते हैं, जहाँ के मेरा काइनेटिक एनर्जी। लेमडा ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो h डिवाइडेड बाई लेमडा ऑफ न्यूट्रॉन लिख रहे हैं, अंडर रूट 2m कितना है इसका 2 है, ke कितना है e है, मल्टीप्लाइड बाई लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल h डिवाइडेड बाई, तो ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 2m कितना है 4 है, और e कितना है एनर्जी कितना काइनेटिक एनर्जी 2e है, 2e है, तो h कट गया, रूट का e कट गया, 2 2 2 2 कट गया, तो लेमडा ऑफ d डिवाइडेड बाई लेमडा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू रूट 4/1 विच इज 2/1 इज इक्वल टू n/1, तो n का मान कितना आ गया 2 लिखेंगे, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 रीड कर लीजिए, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल है, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है। क्या कह रहा है, जब एक कन्वेक्स लेंस है, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 पकड़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस दिया हुआ 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ 4/3। जब एयर में मेजर करते हैं तो फोकल लेंथ आता है 18। जब इस लेंस को इमर्स कर देते हैं वाटर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो फोकल लेंथ आता है FW मान लेते हैं। बोल रहे FW माइनस f, वाटर का फोकल लेंथ माइनस एयर का फोकल लेंथ, अल्फा टाइम्स एयर का फोकल लेंथ, अल्फा का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। बढ़िया, आइए। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू l बाई म्यू m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू l है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का, म्यू m है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, माइनस 1/r1, r1 जिस पर लाइट गिर रही है, r2 दूसरा सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, r1 पहले सरफेस का जिस पर लाइट गिर रही है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले हम इसके लिए एयर के लिए कर लेते हैं, तो उसको Fe पकड़ लेते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू मीडियम तो उसका एयर हो जाएगा, सिर्फ म्यू लेंस हो जाएगा 1.5 माइनस 1 क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, इंटू 1/r1 का पॉजिटिव माइनस r2 का नेगेटिव, तो उसको प्लस कर देते हैं 1/r2। यहां से 1/r1 प्लस 1/r2 का मान आ जाता है, ये हो जाएगा 0.5 कहने का मतलब 1/2, लिख कर लेते हैं पूरा जी, मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से आपका आ गया 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू 2/f। ये 2/f आपका आ गया, सही क्या ना, 1.5 माइनस 1 ये हो गया 0.5 मतलब 1/2, तो 2/f हो गया। बढ़िया। वाटर के लिए क्या हो जाएगा, वाटर के लिए हो जाएगा आपका 1/fw इज इक्वल टू म्यू l बाई म्यू m, 1.5 डिवाइडेड बाई म्यू m 4/3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2, तो प्लस 1/r2 हो जाएगा क्योंकि r2 मेरा नेगेटिव है। 1/r1 प्लस 1/r2 तो 2/f है, बहुत बढ़िया। मतलब पॉइंट हटाया इंटू 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1/fw इज इक्वल टू 9/8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/f। यहां से कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया आपका, यहां से हो गया आपका 1/fw इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2/f, 2 4 8, सो fw इज इक्वल टू 4 टाइम्स f। हमको निकालना क्या है, fw माइनस f, तो एक f को इधर ले आते हैं, तो fw माइनस f इज इक्वल टू 3f, fw माइनस f इज इक्वल टू 3f, एक f को इधर लाएंगे तो 3f हो जाएगा। अरे वही तो पूछ रहा है, अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 3, अल्फा का वैल्यू कितना है 3। हमको 18 सेंटीमीटर का यूज नहीं करना पड़ा, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 रीड कर लो, रोटेशन का सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, रीड कर लेना पॉज करके। आ जाओ, पहले समझते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, उसका क्वेश्चन पे देखेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है आपका, एक किसी बॉडी का, तो उस बॉडी को चूर करके कंप्रेस करके एक पॉइंट बना दीजिए। अब उसको, उस पॉइंट बॉडी को इस एक्सिस से कितनी दूरी पर रखें कि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए जो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट था। इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m n स्क्वायर।
ठीक है, या एम के स्क्वायर कह देते हैं, के स्क्वायर, जहां के क्या है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन। बॉडी को चूर करके कितनी दूरी पर रखें, के दूरी पर रखेंगे तो के क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया, के कर दिया हमने। किसमें दे रखा है, पूछ किसमें रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड इज वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है, मतलब हमको यूनिट्स जो है वो बदलना नहीं पड़ेगा, यूनिट्स सब सेंटीमीटर में ही लेकर के चलेंगे। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस d है तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होगा I इज इक्वल टू आई कॉम प्लस md स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, मास मान लेते हैं m। बढ़िया, सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 mr स्क्वायर हो गया 100 प्लस md स्क्वायर हो गया 15 का स्क्वायर 2 to 5, तो 5 दूना 10 0 20, 5 दूना 10 0 20 दूना 40, 40 m प्लस 225 m जो हो गया 265 m, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को तो हमको m के स्क्वायर के बराबर करना है, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस बॉडी को पॉइंट बना करके रखें के दूरी पर, तो कितना मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसके अबाउट वो यही के बराबर होगा। मतलब 265 m इज इक्वल टू m के स्क्वायर, mm कट गया, k इज इक्वल टू रूट 265 जो हमको दिया हुआ है रूट n, मतलब n का वैल्यू 265। कितना आसान क्वेश्चन था, तुरंत बन जाने वाला सवाल था। सबको पता है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 24 एसटीएम का सवाल, एकदम हलवा सवाल, सबसे आसान 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। देखिए फिर भी आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे। एसएचएम का इक्वेशन दिया हुआ है a sin ओमेगा t, जहां a क्या है, एम्पलीट्यूड। अब देखिए कि फेज जीरो है, मतलब t बराबर 0 पर वो अपने मीन पोजीशन पर है, t बराबर 0 पर वो अपने कहां पर है, मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन आप t बराबर 0 पुट कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि sin ओमेगा t क्या हो जाएगा 0, ओमेगा t 0 तो sin 0 0। यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन, यहां एक्सट्रीम पोजीशन, जहां मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ नॉर्मल एसएचएम अगर हम बात करें तो 0 होता है। वैसे जरूरी नहीं है 0 हो, कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा लेकिन 0 होता है। कांस्टेंट भी हो सकता है, हम यूएमपी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम कहां पर होता है, मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, चाहे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर हो चाहे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर हो। अब यहां से चलना स्टार्ट किया, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, वैसे इस क्वेश्चन के एतबार से वो इधर जा रहा है, यहां से जाएगा ऐसे, फिर आएगा ऐसे, फिर जाएगा ऐसे, फिर आएगा ऐसे। यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता है वो t/4, फिर यहां से यहां तक आने में t/4, यहां से यहां तक जाने में t/4 और यहां से यहां तक आने में t/4, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाता है, t हो जाता है, वो टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो कितनी देर के बाद एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, t/4। इट मींस t/4 इज इक्वल टू t/2 बीटा, tt 2 2 4, बीटा इज इक्वल टू 2, द आंसर इज 2। कितना आसान सवाल था, डायरेक्ट बना सकते थे। आइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोल रहा है, रीड कर लीजिए, रीड कर लिया होगा, 2 लाइन रीड करना, पॉज करके रीड कर लेना। देखोगे जब गौर से तो लगता है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, हाँ ये व्हीट स्टोन ब्रिज लगता है, ये बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड नहीं है। 6 6 36 3 3 बैलेंस्ड नहीं है। जब इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल बराबर हो जाता तो वो क्या होता, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता। ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा टफर लेवल सवाल है लेकिन चल जाएगा, बना लेंगे हम लोग, थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। ये VI मेथड से सॉल्व होता है। किससे मेथड से सॉल्व होता है, BI मेथड से। देखो अगर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल सीरीज पैरेलल करके बना सकते हैं। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है VI मेथड। आप क्या करें, आप इसके अक्रॉस एक बैटरी जोड़ लें। क्या कर लें, इसके अक्रॉस एक बैटरी जोड़ लें। बैटरी के बदले हम पोटेंशियल मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल 0 है, ये हम पकड़ लें। तो अब जो करंट आएगा, अगर इसमें करंट निकाल लिए I1 और इसमें करंट निकाल लिए I2, तो जो करंट मेरा बह रहा है वो कितना बह रहा है, I, तो I का मान हो जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई I। V जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट यहां से जा रहा है, यही मेथड होता है VI मेथड। V आपको पता है, अब I को निकालना होगा V के टर्म में, I को निकालना होगा V के टर्म में, उसके लिए I1 और I2 निकालना होगा। आराम से चलेंगे।
सबसे पहले दो जंक्शन पॉइंट मिलता है, एक ये जंक्शन पॉइंट और एक ये जंक्शन पॉइंट। इस जंक्शन पॉइंट को हम पोटेंशियल हायर पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इस जंक्शन पॉइंट को हायर पोटेंशियल V2 मान लेते हैं। दोनों में हायर इसलिए कहा है क्योंकि दोनों जगह पर जब जंक्शन न लगाएंगे तो उस पॉइंट को हायर पोटेंशियल पकड़ेंगे, ये आप जानते हैं, VI मेथड ऐसा ही होता ही है। तो अगर हम इस पॉइंट को A पकड़ ले और इस पॉइंट को B पकड़ लेते हैं, तो A पर अगर हम लगाएं जंक्शन लॉ, लिखते नहीं है, A पर हम लगाते हैं जंक्शन लॉ, एट A जंक्शन लॉ लगा रहे हैं, जिसको KCL भी कहते हैं। हायर पोटेंशियल मान ले रहे हैं V1 को, तो हर तरफ करंट निकलता हुआ दिखेगा। तो जो इधर से करंट निकलेगा, इधर करंट निकलेगा, इधर करंट निकलेगा, और सम ऑफ ऑल द करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V1 माइनस V/6, V1 माइनस V/6 प्लस V1 माइनस 0, ये पोटेंशियल 0 तो ये भी 0, V1 माइनस 0/3 प्लस V1 माइनस V2/3, V1 माइनस V2/3 इज इक्वल टू 0। आराम से सॉल्व करेंगे एकदम। V1 माइनस V प्लस 2V1 प्लस 2V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बना ले हम लोग, तो बना करके हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, यहीं पर लिखते हैं ना, हम लिख सकते हैं V1 V1 2V1 2V1 V1 5V1 माइनस 2V2 माइनस V इज इक्वल टू 0, यहीं पर छोड़ देते हैं। अब B पर लगाते हैं जंक्शन लॉ। अगर B पर जंक्शन लॉ लगाए तो अब B क्या हो गया मेरा, अच्छा A भी यही था, कोई बात नहीं, हमने इसको A और इसको B पकड़ लिया। ये V2 है, V2 हायर हो गया, तब इधर करंट निकलेगा, इधर करंट निकलेगा, इधर करंट निकलेगा, और तीनों करंट का सम क्या होगा, 0। तो यहां से जो करंट निकलेगा वो V2, ये V है तो ये भी V हो गया। V2 माइनस V/3 I इज इक्वल टू V/R प्लस V2 माइनस 0/6 प्लस V2 माइनस V1/3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें 2 से, तो 2V2 माइनस 2V प्लस V2 प्लस 2V2 माइनस 2V1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने में गड़बड़ी मत कर देना, 2 2 4 1 5, 5V2 V1 माइनस 2V1 माइनस 2V इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से हमको V1 और V2 निकालना है। कैसे निकालेंगे V1 और V2, तो इसको 5V2 है, यहाँ 5V1 है, यहाँ 2V2 है, यहाँ 5V2 है, यहाँ 2V2 है, यहाँ 5V2, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस जगह 25V1 माइनस 10V2 माइनस 5V इज इक्वल टू 0, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10V2 माइनस 4V1 माइनस 4V इज इक्वल टू 0, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 प्लस 2 कर दें, जब 1 प्लस 2 करेंगे तो 10V2 और 10V2 कट जाएगा मेरा, 10V2 कट गया, 25V1 माइनस 4V1 21V1 5V 4V माइनस 9V इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज V1 इज इक्वल टू 9V/21, 3 तिया 9, 3 सता 21, 3V/7, यहां से V1 आ गया मेरा। V2 निकालने के लिए कहीं पर भी हम पुट कर दें V1 को, हम यही पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं V1 को। अगर इसमें V1 को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू V1 कितना है, 3V/7 माइनस 2V2 माइनस V इज इक्वल टू 0। यहाँ 5 तिया 15, 7 लिख करते हैं आराम से, 15V माइनस 7V/7, 5 तिया 15V/7 माइनस 7V/7 इज इक्वल टू 2V। 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 8, 8 7 15, 8V/7 इज इक्वल टू 2V V2 2 4 जा 8, दिस इंप्लाइज V2 इज इक्वल टू 4V/7, दिखता होगा यहाँ, हम बोल भी रहे हैं 4V/7 तो आपको समझ में आता होगा। अब अगर हमको करंट निकालना है तो जो करंट यहां से जा रहा है वही करंट तो यहां आएगा, तो हम यही निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं I1, इसको छोड़ो, इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, ताकि आराम से निकल जाए। I1 कितना होगा, I1 की बात की जाए तो V1 माइनस 0/3, V1 कितना है 3V/7, तो ये हो जाएगा 3V/7 इंटू 3, तो 3 3 कट गया, I1 का मान हो गया V/7, ये I1 आ गया। I2 की बात करें, जो इधर से निकल रहा है, इधर से जितना घुसेगा उतना ही तो इधर से निकलेगा। I2 की बात करें तो V2 माइनस 0/6, V2 माइनस 0/6, V2 कितना है 4V/7/6, तो 2 2 2 3,
तो 2v/21, 2v/21। I की बात करें, जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, v/7 प्लस 2v/21। 2v/21 कैसे आया, कैसे आया, यही तो आया ना, इन दोनों I कैसे आया, आया I1 प्लस I2। तो अब इसको करेंगे तो 7 आई की 3v प्लस 2v/21, ये टोटल आ गया आपका 5v/21। करंट आ गया, मेरा करंट आ गया। अब हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, v/i। v कितना है आपका, v ही है। i कितना है, 5v/21। v कट गया, आर इक्विवेलेंट मेरा आ गया 21/5। x/5 इज इक्वल टू x/5। यहां से x का मान आ गया 21, x का मान आ गया 21। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं था। BI मेथड हम लोग पढ़ाते हैं, जो आराम से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बहुत बेसिक सा मेथड होता। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 था, 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। सारे पेपर ऐसे ही हम लोग करेंगे, लास्ट पेपर सिर्फ एक बचेगा 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट, जो कुछ ही दिनों में आपके पास चला आएगा। आप सारे पेपर को देखिए, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करना है, और पेशेंटली देखिए, ताकि पेशेंटली आप एग्जामिनेशन में भी सॉल्व कर सकें। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके फिजिक्स में कम से कम 80 नंबर गारंटीड है आएगा। ठीक, बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, दम से पढ़ते रहिए। मेहनत करने से हो जाता है, और बहुत मेहनत करने से गारंटीड हो जाता है। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बचाते रहिए।